हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका साइंस 360 यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं पादपों में पोषण के बारे में, न्यूट्रिशंस इन प्लांट। और पादपों में पोषण, जैसा कि आप जानते हैं कि पोषण विकास के लिए बहुत आवश्यक है, शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए। ऐसे ही पादपों के विकास में वृद्धि के लिए पादपों में पोषण बहुत आवश्यक है। और पोषण का मतलब सीधा सीधा होता है कि भोजन प्राप्त करना। अब बात यह है कि हम भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब पौधा कैसे भोजन प्राप्त करता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कौन 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 से पोषक तत्वों की किसी पौधे के लिए आवश्यकता होती है। और अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि पोषण के आधार पर जो पादप हैं उनको हमने कुछ भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। और वो हैं स्वपोषी पादप, परजीवी पादप, कीटभक्षी पादप, मृतजीवी पादप, सहजीवी पादप। ये अलग अलग मायनों में, मतलब अलग अलग पोषण के प्रकार के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। और अब हम आगे देखते हैं पादपों में पोषण। देखिए, पहली तो बात यह है कि हम पोषण कहते किसे हैं। तो अब हम एक परिभाषा पर, जो कि इसमें हाईलाइट की हुई है, उस पर चर्चा करेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। स्वास्थ्य और शरीर की वृद्धि एवं विकास को भोजन के रूप में विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य का मतलब यह है कि जो वृद्धि एवं विकास समुचित रूप से चल रहा है, तो वो होता है स्वास्थ्य। अब देखिए कौन कौन से पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है और पौधों को आवश्यकता होती है, और कौन कौन से पोषक तत्व पौधे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो पोषक तत्वों की जो किसी पादप में मात्रा पाई जाती है, उसके आधार पर इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहले हैं बृहत मात्रिक पोषक तत्व और दूसरे हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, बृहत बृहत माने ज़्यादा, तो इनकी मात्रा पौधों में ज़्यादा पाई जाती है, और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की मात्रा पौधों में बहुत कम पाई जाती है। अब बृहत मात्रिक पोषक तत्वों की बात करें तो इनकी मात्रा 2 से 4% तक होती है। कितनी होती है? 2 से 4% तक इनकी मात्रा पौधों में पाई जाती है। बृहत पोषक तत्वों को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और जिनमें एक होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व और एक होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्वों में यदि हम बात करें तो 3 आते हैं, जो हैं एन पी के। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एन पी के से एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम। के फॉर पोटेशियम। और जैसा कि के से मैं आपको बता दूं कि के है लैटिन लैंग्वेज में पोटेशियम को बोलते हैं केलियम। क्या बोलते हैं? केलियम बोलते हैं। केलियम बोलने के कारण इसको हम के से लिखते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं। और द्वितीय पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। गंधक को जैसा कि सल्फर कहते हैं, आप जानते हैं, तो सल्फर का प्रतीक होता है एस। और आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सल्फर जो है उसका क्रमांक है 16, और परमाणु क्रमांक 16 है, और इसका परमाणु भार होता है 32। कितना होता है? 32। ज़्यादातर ये दो तरीके की संरचना में पाया जाता है, S5 और S8। दो तरीके की संरचना में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन होते हैं, इनकी कितनी मात्रा किसी पौधे में पाई जाती है। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है 0.02%। कितनी होती है? 0.02% से भी कम। 0.02% से भी कम। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है किसी पौधे के लिए। तो देखिए, इसमें कुछ सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों में कुछ तत्व इस प्रकार हैं: जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये आपको याद रखने हैं कि जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिनकी मात्रा 0.02% से भी कम पौधों के ऊतकों में पाई जाती है। चलिए, पोषण के आधार पर पौधों के प्रकारों की बात करते हैं कि पोषण के आधार पर पौधों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो देखते हैं कितने प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले हैं स्वपोषी, और दूसरे हैं परजीवी, तीसरे हैं कीटभक्षी, और चौथे हैं मृतजीवी, और पांचवें हैं सहजीवी। अब इनके बारे में हम क्रमशः चर्चा करने वाले हैं कि किसको स्वपोषी कहते हैं, किसको परजीवी कहते हैं, किसको कीटभक्षी, और किसको मृतजीवी, और किसको सहजीवी पादप हम कहते हैं। तो परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। स्वपोषी, अब देखिए हम
नाम की बात करें तो स्वपोषी जो पौधे हैं, स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब है स्वयं भोजन बनाने वाले, स्वयं भोजन बनाने वाले। अच्छा, स्वयं भोजन बनाने वाले पौधों, अब जब पौधे स्वयं कौन से होते हैं जो भोजन बनाते हैं? आप जानते हैं कि पौधों में एक प्रक्रिया पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, ये हम अभी आगे देखने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्राथमिक अंग होता है वो होता है किसी पौधे की पत्तियां। किसी पौधे की क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। जैसे कि इसमें देखिए, पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में बता रखा है कि पत्तियों की आंतरिक संरचना कैसी होती है, तो देख लेते हैं कैसी होती है। देखिए, ये होती है ऊपरी सतह, ये होती है ऊपरी सतह, और ये होती है, यहाँ पे ये रंध्र पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक रंध्र है, एक छोटा सा छेद है, इसको हम रंध्र बोलते हैं। और इसके बीच में ये ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसके बीच में पाए जाते हैं ये ऊतक, क्योंकि कोशिका तो ऊतकों से कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं। जैसे ही वायु लेनी होती है तो ये रंध्र खुल जाते हैं, और जैसे ही वायु अंदर आ जाती है तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होकर, और फिर बाद में रंध्र खुलते हैं तो वायु बाहर आ जाती है। अच्छा, इन रंध्रों को कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अच्छा, अब इनमें होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिस पदार्थ की उपस्थिति में होती है वो एक हरे रंग का वर्णक होता है। क्या होता है? हरे रंग का वर्णक। वर्णक माने रंग होता है, और जिसको कहते हैं पर्णहरित। जिसको क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं? पर्णहरित, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं कहीं आपको नाम सुनने को मिलेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहते हैं। और अब ये करता क्या है, काम कैसे करता है, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है। क्या करता है? संग्रहित करता है, संग्रहण कर लेता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना, कार्बोहाइड्रेट में बदलना ही कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में बदलना। और इसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कौन होता है? या तो सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज, स्टार्च, स्टार्च के रूप में ये जमकर पौधों में संग्रहित हो जाता है। तो अब यदि कोई पूछे आपसे, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचयित होता है, तो वो होता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और जंतुओं में ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में ये ग्लाइकोजन के रूप में जमता है, और जबकि पौधों में ये स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। पौधों में ये स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ आती है कि वाकई क्या पौधों में स्टार्च होता है? तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं आयोडीन विलयन परीक्षण, जिसको हम कहते हैं आयोडीन विलयन परीक्षण। अब देखिए, आयोडीन विलयन परीक्षण कैसे काम करता है। आयोडीन विलयन परीक्षण की ये खास बात होती है कि जैसे ही आयोडीन में हम स्टार्च को डालते हैं, या फिर स्टार्च में आयोडीन को डालते हैं, तो स्टार्च का रंग नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। और देखिए, नीला हो जाता है। और तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक प्रयोग दिया हुआ है, ये है आयोडीन और ये है पत्ती। और इस पत्ती को जैसे ही हमने आयोडीन विलयन में डाला तो इस पत्ती का कलर कैसा हो गया? ब्लू कलर हो गया है। इस पत्ती का कलर हो गया है ब्लू, और ब्लू कलर की पत्ती। तो यदि आपसे कोई पूछे कि स्टार्च का परीक्षण करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उस टेस्ट को कहते हैं आयोडीन टेस्ट। क्या कहते हैं उसको? आयोडीन टेस्ट। उसको कहते हैं हम आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट हम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि ये तो हमने स्वपोषी पादपों की बात करी है। स्वपोषी पादप कौन होते हैं? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम बात करेंगे परजीवी पादपों की। परजीवी पादप कौन होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनमें खुद का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब यदि आपसे पूछे कि निम्न में से परजीवी पादप की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें विशेषता
इसकी जो विशेषता है वो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और यदि आपसे पूछे कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो क्लोरोफिल का पाया जाना इसकी विशेषता नहीं है। और क्लोरोफिल कौन सा पदार्थ होता है? ये वह पदार्थ है जिसको हम पर्णहरित कहते हैं, और इसकी उपस्थिति में कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है कि पर्णहरित की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना, और वो कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाता है। जैसा कि हमने बताया, पौधों में स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं बाहर से, जंतुओं में वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब देखिए, हम परजीवी पादपों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि जितने भी परजीवी पादप होते हैं उनमें स्वयं का क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये क्या करते हैं? ये दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया उदाहरण है अमरबेल। इसका नाम है अमरबेल। जैसा कि आपने देखा होगा कैसे वृक्ष पर छाई हुई है, और ये है में खुद का क्लोरोफिल नहीं है, ये इस वृक्ष से, इस जो पादप ने जो क्लोरोफिल प्राप्त कर रहा, जो इसका जो भोजन है, उस भोजन को ये इससे प्राप्त करती है, इस पर निर्भर रहती है। अब देखिए, आगे चलते हैं। कुछ पादप होते हैं कीटभक्षी पादप। अच्छा, ये कौन है कीटभक्षी पादप? कौन है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि कीटभक्षी पादप वो होंगे जो कि करेंगे कीड़ों का सेवन। कीड़ों का सेवन करेंगे। अब कीड़ों का सेवन कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, अब हम इस पौधे की बात करते हैं। इस पौधे का नाम है नेपेंथीज। इस पौधे का नाम क्या है? नेपेंथीज। और ये नेपेंथीज पौधा कैसे कीटों का सेवन करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस नेपेंथीज पौधे के इस भाग में, ये वाला जो हम भाग दिखा रहे हैं, इसमें भरा रहता है पाचक रस। इसमें क्या भरा रहता है? पाचक रस भरा रहता है। इसमें भरा रहता है पाचक रस। अब देखिए, अच्छा, पाचक रस भरा रहता है। इस पौधे पर कोई भी, यहाँ पर इस इलाके में एक मीठा लिक्विड स्रावित होता रहता है। और ये जो इसका, जो आप ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस देख रहे हैं, ये वाला जो स्मूथ सरफेस है, चिकना सरफेस है, इस पर कोई कीड़ा मकोड़ा आकर बैठता है, और वह इस रस को चाटने के चक्कर में अंदर जाता है, और ये इतना फिसलन भरा होता है कि वो इसमें अंदर गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? वो इसमें अंदर गिर जाता है। इसमें अंदर गिर जाता है, और अंदर गिर जाता है तो पाचक रसों के माध्यम से इस इलाके में इसको पचा करके और क्या प्राप्त किया जाता है? पोषण प्राप्त किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जितने भी पौधे होते हैं वो दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। किन इलाकों में पाए जाते हैं? दलदली इलाकों में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसलिए ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। चूंकि अब देखिए, इसका जो मुख है वो घड़े के समान है, इसलिए इसको घटपर्णी पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घटपर्णी पादप भी कहते हैं। इसको घटपर्णी पादप भी कहते हैं। वैसे इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है नेपेंथीज। चलिए, अब चलते हैं आगे और देखिए, ये है ड्रोसेरा भी ऐसे ही करता है कि देखिए, ये इसके हैं तंतु, और इन तंतुओं में कोई भी जो कीट है वो आकर फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, और फिर यह इन कीटों द्वारा पचा दिया जाता है। इस पौधे द्वारा वह कीट पचा दिया जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं मृतजीवी पादपों की। अच्छा, मृतजीवी पादप कौन होते हैं? मृतजीवी पादप वो होते हैं जो मरे हुए, या फिर जो मृतजीवी जो कि मरे हुए पर उगते हैं। ये जैसा कि आप नाम से पता लगा सकते हैं, किस पर उगते हैं? मरे हुए पर उगते हैं। अब मरे हुए का मतलब क्या है? कचरे पर, गोबर पर, अचार पर, सब्जी, लकड़ी, सड़ी गली वस्तुओं पर जो छतरी उगाती हैं, बरसात में जो छतरी उगाती हैं, उनको हम कहते हैं फफूंद या कवक। और फफूंद या कवक को
फफूंद या कवक को ही हम क्या कहते हैं, मृत जीवी, क्योंकि ये मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अवशिष्टों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पौधा है मोनोट्रोपा, ये पौधा है मोनोट्रोपा। और मोनोट्रोपा क्या है, यह एक पुष्पी कवक है। यह एक कैसा कवक है, पुष्पी कवक है। मतलब ऐसा कवक है जिसमें क्या आता है, पुष्प आता है। क्या आता है, पुष्प आता है। जैसे हम वो छतरियाँ देखते हैं, जो छतरियाँ उगाती हैं, मशरूम इसका एक उदाहरण हो सकता है। किसका उदाहरण हो सकता है, ये है मृतजीवी पादपों के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, मृतजीवी पादपों के उदाहरण हैं। अब देखिए, अच्छा, मृतजीवी पादप कैसे काम करते हैं, ये करते हैं, ये उस सड़ी गली वस्तु पर क्या करते हैं, पाचक रस स्रावित करते हैं। सड़ी गली वस्तु पर पाचक रस स्रावित करते हैं। और ये पाचक रस क्या करते हैं, उस वस्तु को एक विलयन में बदल देते हैं, जिसे ये पादप अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और पोषक तत्व प्राप्त करता है। अच्छा, देखिए इनके कुछ उदाहरण जैसे हैं, म्यूकर है, एगेरिकस है, जिसको हम क्या कहते हैं, मशरूम, अपनी भाषा में हम कहते हैं मशरूम। एगेरिकस को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। इसका ये उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड 2017 में इसका एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा निम्न में से कौन सा एक पुष्पीय पादप है, तो इसमें था मोनोट्रोपा। कौन सा है, मोनोट्रोपा। ऐसे एक क्वेश्चन भी आया था मोनोट्रोपा का। और मशरूम, जैसा कि आप जानते ही हैं, मशरूम प्रोटीन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा कवक है, प्रोटीन युक्त कवक है। कौन, मशरूम। चलिए अब हम बात करते हैं सहजीवी की। सह माने साथ में और जीवी माने रहने वाला। ये ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन से रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए ये क्या बना लेते हैं, सहजीवन व्यतीत करते हैं, मतलब साथ में रहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, लाइकेन है। और लाइकेन इसका कैसे सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें दो प्रकार के पादप, एक तो होते हैं कवक और एक होते हैं शैवाल। और ये दोनों साथ साथ रहते हैं। कवक क्या करता है, कवक सुरक्षा प्रदान करता है। और शैवाल क्या प्रदान करता है, इसको पोषण प्रदान करता है। शैवाल इसको क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। तो कवक का मतलब आप समझ गए होंगे। कवक क्या प्रदान करता है, कवक प्रदान करता है सुरक्षा। कवक प्रदान करता है क्या, कवक प्रदान करता है सुरक्षा। और लाइकेन में रहते हैं शैवाल और कवक दोनों एक साथ। और शैवाल इसको प्रदान करता है क्या, पोषण। इसको शैवाल क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। ये हमने यहाँ से चीज़ सीखी है। अब देखिए, हम इसका एक बार और रिकैप लेते हैं पूरे चैप्टर का। की बात करें यदि हम पोषण के आधार पर प्रकार की, तो पोषण के आधार पर पौधों के प्रकार होते हैं ये स्वयंपोषी पादप, परजीवी पादप, कीटभक्षी पादप, मृतजीवी पादप और सहजीवी पादप। जैसा कि हमने पढ़ा, स्वयंपोषी पादप कौन होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और परजीवी पादप कौन होते हैं, इनके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता। और ये पादप दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे के प्राप्त किए गए पोषण को स्वयं में अवशोषित कर लेते हैं। ये होते हैं परजीवी पादप। कीटभक्षी पादप क्या होते हैं, कीटभक्षी पादप वे पादप होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन कुछ पदार्थों की पूर्ति करने के लिए ये कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। जैसे हमने इसमें कुछ उदाहरण पढ़े थे, ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और नेपेंथीस को कहते हैं घटपर्णी पादप। क्या कहते हैं, घटपर्णी पादप कहते हैं। मृतजीवी पादपों में यदि हम बात करें, तो मृतजीवी पादपों के उदाहरण रहते हैं कवक। और ये क्या करते हैं, ये उस किसी भी मरी हुई या सड़ी हुई गली हुई चीज पर ये अपना पाचक रस स्रावित करते हैं। और उस पाचक रस को स्रावित करने पर उस वस्तु पर उपस्थित जितने भी पोषण तत्व हैं वो विलयन के रूप में बन जाते हैं और उस विलयन को अवशोषित कर ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। सहजीवी पादप का सबसे बढ़िया उदाहरण जो हमने पढ़ा, लाइकेन में कौन सा साथ रहते हैं, एक तो रहता है कवक साथ में और दूसरा रहता है इसके सहजीवी पादपों की हम बात कर रहे हैं। तो सहजीवी पादपों में यदि हम बात करें, तो इसमें साथ रहते हैं कवक और शैवाल। इसमें साथ कौन कौन रहते हैं, कवक और शैवाल साथ रहते हैं। कवक तो क्या करता है, कवक इसको सुरक्षा प्रदान कराता है, कवक इसको क्या देता है, सुरक्षा देता है। और जबकि
कवर इसको सुरक्षा देता है, और शैवाल इसको क्या उपलब्ध कराता है? शैवाल इसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोषण उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? पोषण उपलब्ध कराता है। सहजीवी का मतलब है साथ साथ रहना। धन्यवाद मित्रों, आगे की वीडियो में मिलते हैं और आगे के कुछ टॉपिकों के साथ। नमस्कार, बाय बाय।